प्लीज एक लाइन बीच में लिखिए। आज पनिशमेंट लिखेंगे, कल हमने सबकी क्या लिखी थी सर, डेफिनेशंस लिखी थी, आज पनिशमेंट लिखेंगे। ये प्लीज, इफ बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इफ बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पहला पॉइंट लिखिए, इफ बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इट रिजल्टेड इनटू डेथ, इट रिजल्टेड इनटू डेथ, यदि संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इधर लिखिए प्लीज, इधर लिखिए, डेथ LI, डेथ LI एंड अप टू 10 लाख नहीं भाई, 10 लाख का फाइन है, 10 लाख का तो लगा क्या लगेगा, लिखिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख तक जुर्माना नहीं है, 10 लाख का जुर्माना है, अंतर है 10 लाख, हाँ मतलब कम से कम 10 लाख, उससे ज्यादा चाहो तो लगाओ यार, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ऑफेंसेस होते हैं ना, तो 2.5 करोड़ रुपए का तुमने गबन किया है, तुमने 80 करोड़ का गबन किया है, तो तुम्हारे पर जुर्माना भी फिर उसे होगा ना, पैसा तो रिकवर करेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के और क्या। इफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज रिजल्टेड इनटू imprisonment, if organized crime has resulted into, if organized crime has resulted into imprisonment offenses, यदि संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप कारावास से दंडनीय अपराध हो, कारावास से दंडनीय अपराध हो, इधर लिखिए 5 साल LI एंड 5 लाख, 5 लाख लाइफ इंप्रिजनमेंट तक LI एंड 5 लाख, 5 लाख का फाइन। इसमें लिखिए whoever abates, इधर लिखिए थर्ड पॉइंट में, whoever abates, attempt, conspire or knowingly facilitate in the organized crime, लिखिए जो कोई भी व्यक्ति संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र उसे सूकर बनाने के लिए करता है, इसकी सजा क्या होगी सर, इसकी सजा यही होगी सेम, ठीक है ना, ऊपर वाली रिपीट कर दीजिएगा, सूकर बनाने के लिए करता है तो सेम सजा लिख दीजिएगा, 5 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड 5 लाख, 5 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड 5 लाख। चौथा पॉइंट लिखिए, whoever is the member of organized crime syndicate, जो कोई भी व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, जो कोई भी व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, सेम सजा रहेगी सर, ठीक है ना, 5 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट, कोई भी चीज हैंग होती है तो तुम क्या करते हो, मोबाइल हैंग हो गया तो क्या करते हो, स्विच ऑफ, वही करती है, ठीक है। आगे लिखिएगा 5वें पॉइंट पे, whoever intentionally, harbor or conceals any person of organized crime, जो कोई भी व्यक्ति कि संगठित अपराध के सदस्य को साशय पूर्वक संश्रय देगा, या छिपाएगा, यहां पे लिखेगा स्टार लगा के। अभी पूछा हुआ सवाल है मेरा,
शायद अब आज कल वाले एग्जाम में है या फिर पहले पूछ लिया है मैंने, लिखिएगा इसमें एक लाइन, पहले पूछ लिया शायद, फुल लेंथ पे पूछ लिया है सवाल मैंने, इसमें लिखिएगा दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ स्पाउस, इन द केस ऑफ स्पाउस, ये प्रावधान पति व पत्नी के मामले में लागू नहीं होंगे, पति व पत्नी के मामले में लागू नहीं होंगे, ठीक है ना सर। हार्बरिंग उस पर नहीं लगता है, हमें भी बात पता है, तो उस मामले पर ये नहीं लगेगा। सवाल शायद आया हुआ है आपके बीएनएस का जो फुल लेंथ था उसमें सवाल दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो ये जो प्रोवाइजोस होते हैं ना सर, कहीं पे भी ये प्रोवाइजोस दिए हुए हैं, ये आरजेस के हॉट फेवरेट होते हैं, वो लोग हमेशा इन प्रोवाइजोस को, एक्सेप्शंस को, एक्सप्लेनेशंस को उठा के सीधा पूछता है, और ये सवाल आएगा, चांसेस हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम तो आएगा, उसमें चांसेस है कि ये सवाल पूछ ले, ये सवाल दिया हुआ है। अच्छा, नलिनी वाला भी पूछा था और ये सवाल भी पूछा है मैंने, ऐसा मुझे याद है। चलिए आगे लिखिए, कहाँ तक हो गए, 5 हो गए ना सर, 5 हो गए ना, 5, छठा आएगा ना अब, छठा लिखिए, छठा लिखिए, whoever derive or obtain property from commission of organized crime, property from commission of organized crime, commission of organized crime, जो कोई भी व्यक्ति संगठित अपराध के माध्यम से, जो कोई व्यक्ति संगठित अपराध के माध्यम से संपत्ति व्युत्पन्न या अभिप्राप्त करता है, संपत्ति व्युत्पन्न या अभिप्राप्त करता है, संपत्ति व्युत्पन्न या अभिप्राप्त करता है, सजा क्या होगी उसकी, 3 साल LI एंड 2 लाख, 2 लाख, ठीक है ना सर। इसके पहले वाले में 5 लाख था ना, सातवां लिखिए, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, organized crime syndicate, organized crime syndicate, in possession of movable or immovable property, movable or immovable property, movable or immovable property, देखिए जहां कोई भी व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से, जहां कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, अपने कब्जे में रखता है, उसकी क्या सजा है, 3 ईयर, 10 ईयर एंड 1 लाख का फाइन, ठीक है ना सर। अभी क्या बोलना चाह रहा है समझो सर, जैसे सपोज कीजिए मैं गलत काम करता हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम मेरा पूरा सिंडिकेट चलता है, ठीक है ना, रोलेक्स भाई की तरह मैं भी अपना पूरा सिंडिकेट चलाता हूँ। अब मेरा जो रियल ब्रदर है, मैंने उसको क्या क्या कर रखा है, अपनी प्रॉपर्टी कुछ दी हुई है, अब मेरा भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर है ना, तो वो इस ऑफेंस में जाएगा, ठीक है ना सर। मैंने गलत पैसे से कमा के उसको बर्थडे पे एक रेंज रोवर गिफ्ट कर दी, मैंने कहा पकड़ तू भी एंजॉय कर, वो भी क्या फिर 3 साल 10 साल में जाएगा, ठीक है ना सर। समझ में आ रही है आपको, समझ में आ गई, ठीक है सर, 112 में आ जाएगी, सजा याद रह जाएगी सारी, सजा के ऊपर भी सवाल पूछा हुआ है ना मैंने बीएनएस के फुल लेंथ में कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, ये भी सवाल दिया हुआ है, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है ऑर्गेनाइज क्राइम में, ये भी सवाल पूछा हुआ है मैंने आपसे। 112 लिखिए प्लीज, 112 में आइए, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, छोटे संगठित अपराध, ऐसे लिखिए, whoever being a member of group or gang, whoever being a member of a group or gang, whoever being a member of group or gang, जो कोई भी व्यक्ति समूह या टोली का सदस्य होते हुए, जो कोई भी व्यक्ति समूह या टोली का सदस्य होते हुए, whoever being the member of group of gang, either jointly or singly होते हुए, या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से निम्नलिखित अपराध करता है, either jointly or singly commits following offenses, पॉइंट नंबर ए लिखेंगे प्लीज, पॉइंट नंबर ए लिखेंगे अपन, थेफ्ट, भी लिखेंगे स्नैचिंग,
ए में लिखेंगे प्लीज चोरी, दूसरे में लिखे झपट मारी, तीसरे में लिखे चीटिंग, छल, चौथे में लिखिए टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, ई लिखिए अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय। आगे लिखिए ई में लिखिए अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, अनऑथोराइज बेटिंग और गैबलिंग। सर ये सवाल आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसलिए पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। एफ में लिखिए सेलिंग ऑफ एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए और एनी अदर सिमिलर एक्ट, और एनी अदर सिमिलर एक्ट, या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य, या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य, कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य। सर इन ऑफेंसेस को ऑर्गेनाइज क्राइम में क्यों नहीं लेके आए, समझिए। सर देखिए ये जितने भी ऑफेंसेस है ना, ये चोरी चोरी चुपके चुपके होते हैं, समझ में आई बात। अरे पेपर लीक करना है तो थोड़ी ना तुम ढिंडोरा पीटोगे उसका, वहीं पे तुमको एमएलए स्कीम चलानी है तो उसको ढिंडोरा पीटोगे। यहाँ पे जितने भी ऑफेंसेस है ना, ये क्या होते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मैनेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम ढिंडोरा पीट के पेपर आ गया करते हो, आता है क्या? वो लिंक होना चाहिए, कहाँ से मिल रहा है, कौन बेच रहा है, कितने रुपए में दे रहा है, देगा नहीं देगा, असली होगा नहीं होगा, कितने टाइम पहले मिल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे पहले पेपर दे रहा है तो उसकी रेट कम है भाई, लेकिन वही 3 दिन पहले 7 दिन पहले दे देते हो, बहुत सारी चीजें फैक्टर करते हैं। तो सर इनको हम लोग छोटे संगठित अपराध क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ढोल नहीं बजाए जाते। सारे ऑफेंसेस देख लो तुम, थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, चुपचाप होता है शांति से काम। असल में किसी चीट कर रहे हो आप तो चुपचाप करोगे ना, थोड़ी ना कि मैंने अपने दोस्तों को बता रहे हो कि ऐसा काम कर रहा हूँ, वो तो बताओगे नहीं ना। पेपर आ रहे थोड़ी बताओगे कि मेरे को पेपर मिल गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल आएगा, आज से नहीं 6 महीने पहले से बता देता हूँ, वैकेंसी आने के पहले से बता देता हूँ कि सवाल आएगा। थिंग्स अपार्ट, लेकिन भैया ऐसी बात है कि हाई कोर्ट में भी पेपर्स में मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि वो लोग बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, वो लोग चेक करने के लिए नहीं देते। जिसने पेपर बनाया ना, वो जिसने पेपर बनाया ना बस उसी को फाइनल करके छाप देते हैं। 5 सेट में से एक सेट चूज करते हैं, उसको पूरा छपवाई करा देते हैं। इसलिए तुम कहते हो ना कि सर हाई कोर्ट एक ढंग का पेपर नहीं बना सकता, अरे भाई सीक्रेसी मेंटेन करते हैं वो लोग। कहाँ 8 सवाल गलत थे लास्ट आरजेएस में, 8 सवाल हिंदी में हमेशा गलत होते हैं। नुकसान इसका बच्चों से होता है ना फिर। अरे वो डिलीट कर दे तो दुख है, दुख नहीं है, लेकिन वो बोनस देते या तो बच्चे को, पर वो बात एक ही हो जाएगी, बात तो एक ही हो जाएगी, बोनस दो या मत दो, बात तो बोनस इसलिए नहीं देती कि कट ऑफ फिर बूस्ट करेगी, 80+ कट ऑफ हो जाएगी, समझ लेना। एक टाइम था आरजेएस में जब कभी भी ना कट ऑफ कभी भी, आपको पता 2019 में कितनी कट ऑफ थी आरजेएस में, जब 197 वैकेंसीज आई थी, 59। पहले 60 थी, फिर एक नंबर और कम हो गया था, 59 कट ऑफ थी। प्रीलिम्स निकालने से क्या होता है, मेंस भी तो है, फिर इंटरव्यू भी है। प्रीलिम्स तो सभी के निकल जाते हैं, एमबीसी की तो 45 ही गई थी, SC ST की 52, 53, 55 गई थी। प्रीलिम्स निकालने से थोड़ी काम होता है, आपका मेंस तैयार होना चाहिए जब आप प्री में जा रहे हो। तो मेंस तैयार का मतलब है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, सवाल कैसे लिखना है, आंसर क्या लिखना है, वो थोड़ा सा तुम्हें जुडिशियल माइंड आ जाना चाहिए। चलिए यार कहाँ थे हम लोग, छोटे संगठित अपराध ना, इसमें लिखिए। देखिए दो चीजें ऐसी होती है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जहां पर भी लिखा हुआ है ना इंक्लूड्स, ठीक है ना, लिखा हुआ है इंक्लूड्स, लिखा हुआ है इंक्लूड्स, इंक्लूड मतलब होता है सम्मिलित, क्या क्या इसके अंदर सम्मिलित है। अभी देखो चोरी की जो परिभाषा है वो तो कहां दी हुई है, 303 में, ठीक है ना, परिभाषा पीछे है, लेकिन यहां पर ये बताया हुआ है कि चोरी में और क्या क्या शब्द हम लोग लेके आएंगे। जैसे चोरी में जितने भी शब्द आपको यहाँ दिखेंगे ना सर, ये सब चोरी चोरी चुपके चुपके होते हैं। ढोल ढोल पीटते हुए किसी के घर में जाते हो तो आप देख लीजिए कौन कौन से इंक्लूड। ट्रिक ट्रिक थेफ्ट, अभी ट्रिक थेफ्ट इन्होंने नया लाया है, चालाकी से चोरी, ठीक है ना। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, अब डीजल चुरा रहे हो गाड़ी से ट्रक खड़ा है,
रात में क्या करा रहे हो उसे, डीजल चुरा रहे हो मुंह में फूकनी मार के। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, किसी गृह निवास में या कारबर वाली जगह पे क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कार्गो का कोई कार्गो चुरा रहे हो, पिक पॉकेटिंग कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो, कार्ड से स्कीम कर रहे हो। कार्ड स्कीमिंग लिख रहा है आपने, कार्ड स्कीमिंग मतलब होता है कि कार्ड का क्लोन बना लेना, उसको कहते हैं कार्ड स्कीमिंग। क्या कहते हैं, कार्ड, उसका बिल्कुल क्लोन बना देते हैं 2 मिनट में, कार्ड का हूबहू क्लोन तैयार कर लेते हैं। शॉप लिफ्टिंग लिखा हुआ है, शॉप लिफ्टिंग, चलते चलते कोई भी चीज उठा लेना, जैसे दुकान के बाहर चीज रखी हुई उसको उठा के ले गए गाड़ी में बैठ के। जैसे आपने देखा हो एक वीडियो, इसमें एक कूलर पड़ा था बाहर, 2 महिलाएं आती है स्कूटी के ऊपर और वो कूलर को बीच में रख के ले जाती है। ऐसे करके कोई भी काम। डीमार्ट में गए या फिर कहीं गए तो वहां चॉकलेट पड़ी, खा के पेपर को जेब में डाल दिया, कैमरा कहीं देख के चुपके से। 2011 की बात थी, मैं आपको क्या बताऊं तुम्हें यार, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी भी। 2011 की बात थी, तो यहाँ पे बिग बाजार हुआ करता था, गोपालपुरा जो फ्लाईओवर है ना, यहाँ पर बिग बाजार हुआ करता था। 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्रिकेट के ट्रायल्स थे, और मैं अपने आप को हमेशा एक दोयम दर्जे का, एक अव्वल दर्जे का क्रिकेटर हमेशा मानता हूँ, और मैं हूँ भी सही, समझदा नहीं, हूँ भी सही। राजस्थान यूनिवर्सिटी को कप्तानी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैंने। ठीक है, तो मैं गया सनस्क्रीन लेने, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में देखा लोग ऐसे व्हाइट व्हाइट क्रीम लगा के आते हैं, तो मुझे भी कहा यार अपना भी माहौल तो बनना चाहिए। अब उस टाइम नहीं पता था SPF 50 क्या होता है, SPF 30 क्या होता है, ये तो सब पता ही था ही नहीं। तो बिग बाजार था पास में, मैं चला गया, मैंने यहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ इतनी सी क्रीम थी वो, और इतनी सी क्रीम 450 रुपए की थी, सनस्क्रीन ना। जैसे मैंने देखा, उसका रेट देखा, तो सेल्समैन आया, तो उसने उसने मेरे को क्या बोला सीधा, सर इसका बिल करा लो पहले आप, मेरी शक्ल देख के, ठीक है, जेब में ना रख के ले जाए। मुझे उस टाइम फील तो हुआ, मैंने कहा साले की दुकान से लूंगा नहीं मैं, छोड़ यार प्रतीक। बहुत अपमान भी हुआ है, पर ठीक है, अब क्या करें। चलो लिखो यार, ठीक है, प्लीज आगे लिखिए। थेफ्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग, थेफ्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग, ये सर सवाल आते हैं इस तरह से। व्हाट थेफ्ट डज नॉट इंक्लूड्स, व्हाट थेफ्ट इंक्लूड्स, ये सोच लगा कि ये सवाल कहां से आ गया। थेफ्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स, चोरी में निम्नलिखित सम्मिलित है, चोरी में निम्नलिखित सम्मिलित है। पॉइंट नंबर ए, ट्रिक थेफ्ट, ट्रिक थेफ्ट, चालाकी से चोरी। लिखिए, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, यान, यान से चोरी, यान में चोरी लिख दो, या यान से चोरी लिख दो। थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस, गृह या कारबार निवास से चोरी, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस और बिजनेस प्रीमाइसेस। नेक्स्ट लिखिए, कार्गो थेफ्ट, कार्गो थेफ्ट, कार्गो से चोरी। अगला लिखिए, पिक पॉकेटिंग, पॉकेट मारना, पॉकेट मारना। अगला लिखिए, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, कार्ड स्कीमिंग के माध्यम से चोरी। अगला लिखिए, शॉप लिफ्टिंग, शॉप लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी, शॉप लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी। अगला लिखिए, थेफ्ट फ्रॉम एटीएम, थेफ्ट फ्रॉम एटीएम, स्वचालित टेलर मशीन से चोरी, स्वचालित टेलर मशीन से चोरी। अब एटीएम में क्या करते हैं सर वो लोग, जहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं ना, वो होल जो होता है नकली लगा देते हैं। अरे वो कार्ड स्कीमिंग की बात कर रहा हूँ मैं कार्ड स्कीमिंग का बता रहा हूँ। आपने देखा है एटीएम में कार्ड स्कीमिंग की बात कर रहा हूँ, कार्ड स्कीमिंग। उसमें क्या होता है सर, जैसे वो क्या करते हैं, जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हो ना सर, उसमें वहां पर एक नकली वो कार्ड को रीड करने वाली मशीन लगा देते हैं। और जैसे आप कार्ड लगा देते हो तो उनके पास एक डेटा इकट्ठा होता रहता है सारे कार्ड्स का, वो घर जाएंगे उस डेटा से नया कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि पट्टी जो होती है ना स्ट्रिप, उससे वो नया कार्ड बना लेते हैं। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि एटीएम के रस्सी बांधी और एटीएम को उखाड़ के ले गए। हाँ, वैसे ऐसे जो भी है सभी, देखिए सब चोरी चोरी छुपके छुपके वाले अपराध हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जो होता है ना, ढोल बजा के अपराध होने, ढोल बजाओगे तभी अपराध हो पाएगा। ठीक है ना सर, पॉन्जी स्कीम्स होगी, बड़ी बड़ी स्कीम्स होगी, तभी लग पाएगी जब सबको बताओगे, नहीं बताओगे तो अपराध। अरे सर, ऑर्गेनाइज क्राइम में क्राइम क्यों करते हैं, आज इतनी बड़ी बड़ी गैंग है, उनका खौफ है, धमकी का फोन आ जाए तो मेरे भी हाथ पांव खुल जाए एक बार तो अपने अकाउंट में कुछ नहीं है फिर भी अपने हाथ पांव खुल जाएंगे ना, वैसे वाली सीन है।
और क्योंकि उनका उनको चाहिए अपराध का नाम हो जाता है, तो जिम्मेदारी ले लेते हैं ये अपराध हमने किया है, सिद्धू मूसेवाला को मारा है, ये बात हमने मारा है। समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसको उनको वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। अभी तुमने देखा कि किसी ने पॉकेट मार के बोला है कि मैंने उसकी पॉकेट मारी आज आज मैंने बस नंबर 3A में इतने लोगों की पॉकेट साफ कर दी? कभी नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा। ठीक है सर, आगे लिखिए प्लीज, आगे लिखिए, आगे लिख लीजिए एक लाइन। he shall be punished with he shall be punished with imprisonment of 1 year to 7 year and फाइन। 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ठीक है ना सर? अब आप कहोगे सर थेफ्ट ऑलरेडी था, घर में चोरी करने पर भी था, तो सर ये पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके आए। देखो सर ऐसा है, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो थेफ्ट में भी जाएंगे और इधर भी आएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम का ये भी सवाल दिया हुआ है मैंने बीएनएस में। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता है सर? एक से अधिक जब भी व्यक्ति होंगे तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में आता है। पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम हो या फिर मेन ऑर्गेनाइज क्राइम हो, समझ में? या तो 111 हो या 112 हो, 2 से ज्यादा जब भी जाएंगे। अब ये मत कहना सर देखो आधी जो चीजें है ना सर वो तो ऑलरेडी ऑफेंसेस बने हुए हैं उनके, तो ये अलग से क्यों बनाया? अगर देखो एक आदमी अकेला घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए, 1 मैन आर्मी है वो, तो फिर तो आप उसको उधर लेके जाओगे। ठीक है, जैसे पहले 380 था, 380 81। लेकिन अगर वो आदमी अकेला नहीं है, 1 मैन नहीं है, साथ में लोग हैं उसके, लेकिन वो रोबरी की श्रेणी में भी नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा है कि वो रोबरी कर मारा पिटाई करता तो रोबरी में आ जाता, 5 होते तो डकैती में आ जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा वो आदमी। और बहुत शांति से 2 चोर पूरे ट्रेन में घुसते हैं, जनरल डिब्बे होते हैं, आधे को इधर से काटने, एक ब्लेड मुंह में लेके आधे इधर से काटने स्टार्ट करते हैं, आधे इधर से काटने स्टार्ट करते हैं, पूरा डब्बा खाली 2 घंटे में, पर्स चोरी। समझ में आई? और अगर पिट रहा हो तो बीच में आके बचा लेते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई? लिखिए प्लीज सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट, 113 टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट आईटी एक्ट में कौन सा है सर? आईटी एक्ट में कौन सा सेक्शन है टेररिस्ट एक्ट का? कोई भी अगर टेररिस्ट एक्ट करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस, 66 एफ। कौन सेक्शन है? 66 एफ, इंपोर्टेंट है। ठीक है ना सर, इसको भी याद रखना। आप चाहो तो लिख लो, आईटी में कौन सा है ये? 66 एफ। एक बार कंफर्म कीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, 66 एफ ही है मुझे जहां तक याद है। लिखिए प्लीज इसमें। whoever, point number 1, whoever does any act, जो कोई भी व्यक्ति भारत की एकता कोमा अखंडता, भारत की एकता कोमा अखंडता कोमा संप्रभुता, एकता अखंडता कोमा संप्रभुता, whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity कोमा इंटीग्रिटी, जो कोई व्यक्ति भारत की एकता अखंडता संप्रभुता कोमा सुरक्षा, डायरेक्ट से देखिएगा, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने के आशय से कार्य करता है, संकट में डालने के आशय से कार्य करता है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया with intent to strike terror in the people or any section of the people of India or in any foreign country आशय से संकट में डालने के आशय से भारत में या विदेश में जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने
जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से निम्नलिखित कार्य करता है, निम्नलिखित कार्य करता है, निम्नलिखित कार्य करता है। एनी सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री डज फॉलोइंग थिंग्स, डज फॉलोइंग थिंग्स, निम्नलिखित कार्य करता है, निम्नलिखित कार्य करता है, निम्नलिखित कार्य करता है। तो निम्नलिखित कार्य बहुत सारे हैं। निम्नलिखित कार्य कौन से हैं? बहुत सारे हैं। बॉम्ब बनाना, डायनामाइट बनाना, एक्सप्लोसिव बनाना, नॉक्सियस गैस बनाना, रेडियो एक्टिव बनाना, डेथ करना, से जिससे डेथ हो, इंजरी हो, लॉस ऑफ डैमेज हो, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है सर, क्रिमिनल फोर्स हो, ये प्री में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा? मेंस में। जगह छोड़ दीजिए पॉइंट लिस्ट के लिए, ये लिस्ट नोट कर लेना, लिस्ट नोट कर लेना, एक पेज छोड़ दीजिए, 1-1.5 पेज घर जाके नोट कर लेना, ये लिस्ट को नोट करना जरूर, लेकिन ये मेंस में सवाल आएगा। कहाँ आएगा ये सवाल? मेंस में। अभी सारे काम करते हो आप, ठीक है ना सर। देखिए इसमें ये वो, इसमें एक और चीज कवर है, इसमें अगर कोई विदेश में भी अगर आप जनता में भय व्याप्त करते हो, विदेश में भी, तो भी आप कवर्ड हो उसके लिए, ठीक है ना सर। आप विदेश में भी अगर ये काम करोगे तो भी आप इसमें अंडर कवर हो, इंडिया में भी और विदेश में भी, ठीक है सर। इसमें लिखिए पैराग्राफ, एक पन्ना छोड़ दीजिए, हेडिंग डालिए पब्लिक फंक्शनरी, लोक कृत्यकारी, लोक कृत्यकारी। अभी पब्लिक फंक्शनरी कहां से आया? आप बी पॉइंट देखिए एक बार, ऊपर जो जगह छोड़ी ना हमने, बी पॉइंट देखिए उसका, वहां पे दिख रहा होगा पब्लिक फंक्शनरी, दिख रहा है लोक कृत्यकारी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है तुम पब्लिक फंक्शनरी को आपराधिक बल और जोर दिखाते हो। सपोज कीजिए किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया, क्या कर लिया? अरे सर सपोज कीजिए किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया इंडिया का, और अब इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा रहा है कि उसको छोड़ो। जैसे कांधार विमान हाईजैक हुआ था ना, उसमें हमने ये हाफिज सईद वगैरह को छोड़ दिया था। हाफिज, अरे तुमको पता है कांधार आईसी 481 उसका हाईजैक हुआ था, और नेपाल से जा रहा था, नेपाल से आ रहा था वो विमान उसका, काठमांडू से शायद दिल्ली या अमृतसर आ रहा था, उसको ले गए लोग अफगानिस्तान। हमको इनके 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े। ये हाफिज सईद भी उसी में था जिसने बॉम्बे अटैक किया, और आज लश्कर का वो चीफ है, ठीक है ना सर। एक मैं उसे एक इंटरव्यू सुन रहा था, खान सर कहते हैं कि इनके अंदर HIV का वायरस डाल देते हैं। ठीक है आइडिया तो वैसे ना। तो पब्लिक फंक्शनरी मतलब वो फंक्शनरी जिसके ऊपर आप अपना प्रेशर पुट करते हो, जिसको आप अपनी पावर दिखाते हो, जिसको क्या करते हो सर आप अपनी, जिसके आप आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करना चाहते हो। समझ में ये बात? लिखिए इसमें, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, देखिए हेडिंग डाली ना, लोक कृत्यकारी पब्लिक फंक्शनरी, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वे संवैधानिक प्राधिकारी, वे संवैधानिक प्राधिकारी या या केंद्र सरकार के राजपत्र में सूचित, या केंद्र सरकार के राजपत्र में सूचित अन्य कृत्यकारी, या केंद्र सरकार के राजपत्र में सूचित अन्य कृत्यकारी, कृत्यकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और अदर फंक्शनरी which are notified in which are notified in which are notified in official gazette, which are notified in official gazette, which are notified in official gazette by central government, by central government, by central government। दूसरा लिखिए काउंटरफिट इंडियन करेंसी, काउंटरफिट इंडियन करेंसी। अगला लिखिए काउंटरफिट इंडियन करेंसी, क्या होती है काउंटरफिट इंडियन करेंसी, उसको भी लिख लीजिए जल्दी से। इसमें लिखिए एनी करेंसी विच इज डिक्लेयर्ड बाय, एनी करेंसी विच इज डिक्लेयर्ड बाय, ऐसी करेंसी जो कि जो कि जो कि संबंधी प्राधिकारी द्वारा परीक्षा करने के पश्चात, परीक्षा करने के पश्चात, परीक्षा करने के पश्चात घोषित की जाए, परीक्षा करने के पश्चात घोषित की जाए, घोषित की जाए कि वह भारतीय करेंसी की अनुकृति है, भारतीय करेंसी की अनुकृति है, या उसके अनुरूप है, या उसके अनुरूप है, या उसके अनुरूप है, या उसके अनुरूप है। इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने?
declared by forensic authority, declared by forensic authority, that that such currency imitates or comprises or or compromises or compromises with the features of Indian currency, with the features of Indian currency, with the features of Indian currency, with the features of Indian currency. ठीक है, कॉपी को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए सर, जो आपका फेवरेट काम है, कॉपी को दो भागों में। अब देखो सर ना, ये सेक्शन ना बहुत खतरनाक है, तुमको सही बता रहा हूं मैं। देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, इनको सबको रिपील होना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, whoever conspires attempt to commit और advocates, मतलब जो उसकी वकालत करते हैं ना, इन कृत्यों की, उनकी वकालत करते हैं ना, जो समर्थन करते हैं। जैसे आप देखा होगा ना सर, जैसे टेररिस्ट एक्ट के अंदर अब ये नक्सलाइट भी इंक्लूडेड है। बहुत से होते हैं ना, अर्बन नक्सल का एक शब्द दिया है। किसके लिए आया? नहीं, अर्बन नक्सल के एक बहुत, अभी गोरेगांव का जो मामला हुआ था, आपको अगर पता हो तो, गौतम नवलखा वाला, हाँ मुंबई वाला। अब इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ तुम लोगों को क्या अर्बन नक्सल क्या होता है। ऐसा था, एक समाचार एजेंसी है, तुम थोड़ा सा वर्ड मीडिया पढ़ते हो नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, एक समाचार एजेंसी है, उसका नाम है यहाँ की मिडिल ईस्ट की अल जजीरा। अल जजीरा का नाम सुना है? अल जजीरा का, मिडिल ईस्ट की एक न्यूज एजेंसी है। उसमें क्या है, मोदी जी ने अपने एक दिन भाषण में से कह दिया कि अर्बन नक्सल इस देश की, मित्रों भाइयों बहनों, इस देश की बहुत बड़ी चुनौती है अर्बन नक्सल, ठीक है ना, अर्बन नक्सल्स आर टेररिस्ट, ऐसे करके मोदी जी ने कुछ कह दिया था। तो वो अल जजीरा उसको कैसे कोट करता है कि मोदी जी ने अरब को टेररिस्ट बोला है। आप समझिए, इतना बेकार है। अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं सर, वो समझिए कि जो भी मतलब भारत की सेना को अपनी शक्ति दिखाते हैं। टेररिस्ट एक्ट पहले देखो, पहले था सेडिशन था, पहले कौन सा प्रोविजन था? सेडिशन, राजद्रोह था। उसको टेररिस्ट एक्ट में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एलिमेंट सारे वही हैं, अगर तुम मोटा मोटा थोड़ा समझते हो तो। अभी क्या होता है सर, कि जितने भी लोग अर्बन नक्सल्स वो होते हैं जो ये जो काम करते हैं, उनके आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके आइडिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बांटते हैं। ये जो लोग होते हैं सर अर्बन नक्सल्स, ये क्या करते हैं, उनके नाम पर एनजीओ से पैसा लेते हैं कि किसानों, वो गांव की, ऐसे इंडिया के एक जगह पर गलत कर रहे हैं आदिवासियों के साथ में, जो ट्राइब्स हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, इनको फंड की जरूरत है, इनके पास रहने का घर नहीं है, सरकार इनके घर उजाड़ दिए हैं। इंडिया की छवि को खराब करने का काम करते हैं अर्बन नक्सल्स जो होते हैं। अब कोई भी आदमी अगर एक तरफ नक्सली क्या कर रहे, डायनामाइट लगा के भूम, हमारे 72 सैनिक मारे गए थे उसमें, दंतेवाड़ा में, आज के 7-8 साल पुरानी बात है। एक एक्स सीएम को मार दिया था इन्होंने छत्तीसगढ़ में। तो आप सोचिए कि मतलब अगर कोई भी अगर ऐसा काम करता है और उसके कोई पक्ष भी करता है, समर्थन भी करता है, तो उसके ऊपर भी ये लगाई जाएगी धाराएं। अब समझ में आई? फिर हमारे इंडिया में वो भी तो है ना कि फ्रीडम ऑफ राइट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी तो है। अरे बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत दिक्कत है यार। इंडिया में आपको सही बताऊं मैं, अगर आपको देश का विकास करना है ना, तो डिक्टेटरशिप चाहिए देश में। क्या चाहिए? जो सिर्फ फैसला दे। अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने वो फैसला लिया कि गाड़ियों, हाँ गाड़ी जब्त होगी और स्क्रैप होगी सीधी, लोग विरोध पे आ गए, कैसे कैसे। लेकिन दिल्ली की हालत देखो तुम, दिल्ली रहा हूँ 1.5-2 साल, मुझे पता है कि ठीक नहीं है। लिखिए प्लीज इसमें, तो कॉपी को दो भागों में डिवाइड कीजिए। पहला पॉइंट डालिए, इफ द एक्ट ऑफ टेररिस्ट, ऐसे लिखिए, इफ बाय द एक्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, इफ बाय द एक्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, यदि आतंकवादी कृत्य के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि आतंकवादी कृत्य के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, टेररिस्ट एक्टिविटी, इट रिजल्टेड इनटू डेथ, इट रिजल्टेड इनटू डेथ, तो इसमें लिखिए डेथ
LI एंड फाइन, डेथ LI एंड फाइन। फाइन के लिए पैसा वैसा नहीं बताया, बस फाइन बताया, ठीक है ना। और सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम में ये दूसरा लिखिए, if by the terrorist act it is punished with imprisonment, by the terrorist act it is punished with the imprisonment, यदि आतंकवादी कृत्य जो कि कारावास से दंडनीय है, उसमें लिखिए 5 साल LI एंड फाइन, 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माना। समझ जाओगे ना एग्जाम में, पर एग्जाम में ऐसे मत लिख के जाना 5 साल LI दिए, और पूरा लिख के आना 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी एक्सटेंड अप टू, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना। ये शॉर्ट में लिखवाता हूँ, शॉर्ट में याद करने के लिए लिखवाता हूँ, और ऐसा नहीं तुम लोग एग्जाम में भी ये चेप के आ रहे हो, ये मत करना सर, नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। थर्ड लिखिए, whoever conspire, attempt, advocates, abet, advice, incite, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए षड्यंत्र से लेकर उद्दीपित तक लिखो पूरा, डायरेक्ट में देख के षड्यंत्र से लेकर उद्दीप्त करता है, लिखा हुआ ना, उद्दीप्त करता है तक। इंग्लिश वाले लिखिए, डायरेक्टली और knowingly facilitates the commission of a terrorist act, facilitates the act of terrorist act। थर्ड वाले में जो लिखा हुआ ना उद्दीप्त, कैसे नहीं है, उद्दीप्त करता लिखा तो है। अरे भैया ऐसे मत पढ़ो, सही से पढ़ो यार। कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द टेररिस्ट एक्ट, एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द टेररिस्ट एक्ट, एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द टेररिस्ट एक्ट। या उद्दीप्त के बाद में लिखना, या प्रत्यक्ष रूप से जानते हुए उसे सूकर बनाता है, या प्रत्यक्ष रूप से जानते हुए उसे सूकर बनाता है, या प्रत्यक्ष रूप से जानते हुए उसे सूकर बनाता है। यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं है, अप्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ प्रत्यक्ष। पैराग्राफ चेंज करके उसमें लिखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सूकर बनाता है तक लिखना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, या आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, या आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, या आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, या आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है। जैसे अभी क्या होता है ना सर, ऐसे कहते हैं आतंकवादी को कि विदाउट OGW कोई भी आतंकवादी अटैक नहीं हो सकता। OGW का होता है ऑन ग्राउंड वर्कर, ऐसे आतंकवादियों के भी OGW होते हैं। अब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ गया कश्मीर में, विदाउट OGW, विदाउट ऑन ग्राउंड वर्क, उसको वो कोई ऑफेंस कर सकता है क्या? क्या पहलगाम हमले के बाद में क्या वो भाग गया होगा क्या? भागता तो उसको पकड़ लेते, कहीं ना कहीं छुपाए ना वो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन अभी भी छुपा हुआ है। कहाँ आ रहे पकड़ाई में? 5 आतंकवादी पकड़ाई में आए क्या अभी तक? एनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन कोई और ही मर रहा है। तो सर अगर तो ये लोग कौन है, OGW कौन है? ये है प्रिपरेटर, जो आतंकवादी कृत्य को शुरुआत देते हैं, ठीक है ना सर। इसमें लिखिए प्लीज, इसमें लिखिए 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, 5 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। मिला सर उद्दीप्त आपको? आपके बैरेक में नहीं है? कौन सा बैरेक्ट है ये? मेरा भी वही है, पता नहीं कुछ क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपना भी इलाहाबाद वाला ही यार, जो मिलता है वो ले लिया करो। अब तो मैं क्या बताऊं, पहले तो मैं चॉइस देता था कि पूजा खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, अब तो कहता जो लैब पढ़ो सब में एक ही कंटेंट है। आप पर पूजा वाला ठीक है थोड़ा, ठीक है सर।
आगे लिखिए, चौथा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? हाँ सर, चौथा पॉइंट है, लिखिए इसमें, whoever organize camp camp for training, whoever organize camp for training for the purpose of recruitment, whoever organize a camp for training or for the purpose of recruitment, जो कोई भी व्यक्ति आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण के लिए कैंप का आयोजन करेगा, आतंकवादी कृत्य के प्रशिक्षण का कैंप आयोजन करेगा या व्यक्तियों को भर्ती करेगा, रिक्रूट्स लिखवा देना आप लोगों को, और रिक्रूट्स या व्यक्तियों को भर्ती करेगा, उसका क्या सजा है सर? इसकी सजा कितनी है सर? सेम सजा है इसकी, ठीक है ना, 5 साल। वो सेम ऊपर वाले रिपीट कर देना, सेम सजा है ऊपर वाली, यही। नेक्स्ट लिखिए 5वां, एनी पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एनी मेंबर हु इज द मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य है, आतंकवादी संगठन का सदस्य है, तो क्या सजा है इसकी? LI, ठीक है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास, सिर्फ क्या है? आजीवन कारावास एंड फाइन, LI एंड आजीवन कारावास और जुर्माना। छठा लिखिए, whoever harbor or conceal whoever harbor or conceal any member of terrorist organization जो कोई भी व्यक्ति आतंकवादी संगठन के सदस्य को, जो कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन के सदस्य को संशय देगा या छिपाएगा, तो क्या सजा होगी इसकी? 3 साल से लेकर कहां तक? लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसमें स्टार लगा के लिख दीजिएगा, इसमें स्टार लगा के लिखिएगा, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई अपॉन स्पाउस, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई अपॉन स्पाउस। ये धारा पति या पत्नी द्वारा, या पति या पत्नी पर नहीं लागू होगी, पति या पत्नी पर नहीं लागू होगी। सातवां लिखिए, whoever knowingly possesses any property derived from terrorist act, जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर आतंकवादी कृत्य के माध्यम से प्राप्त हुई संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, उसका क्या हुआ सर? लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, आजीवन कारावास और जुर्माना। अब एक और चीज जो बहुत अच्छी लिखी इन लोगों ने, समझा देता हूँ क्या सर। अभी क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ में एक मैटर हुआ, एक आदमी को पकड़ा गया, उसके आतंकवादी से संबंध थे, ठीक है ना। वो क्या है, चित्तौड़गढ़ में एक आर्मी का कुछ हेडक्वार्टर है चित्तौड़ में, तो वहां पर वो रेकी कर रहा था UAPA के लिए। अब उसमें क्या होता है ना, तो उसमें अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं, एक सर यहाँ के स्टूडेंट हैं, ADG की तैयारी करते हैं, इसी अपनी संस्था के हैं, तो अजमेर के हैं वो, ही इज ए वेरी ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है ना। तो वो APO लगे हुए चित्तौड़ में, तो उनसे भी मिलके आया था, तो वो कह रहे थे कि सर मैंने अभी UAPA लगाया है एक पार्टी के ऊपर। क्या लगाया? UAPA। अब UAPA क्या होता है? UAPA आतंकवादियों पर लगता है, ठीक है ना। इसमें UAPA की जो फुल फॉर्म होती है, हम बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, पुलिस अधीक्षक यह विनिश्चय करेगा कि
पुलिस अधीक्षक ये विनिश्चय करेगा कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 लागू किया जाए या नहीं, अगर एसपी साहब अगर चाहेंगे तो फिर यूएपी भी लग जाएगा साथ में, ठीक है ना सर। ही विल डिसाइड दोनों लगेंगे। क्रिमिनल एक्ट में सब लगता है, ठीक है। अब लिखिए, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस will decide whether to register the case under this section, whether to register the case under UAPA 1967। देखो सर, ऐसा है कि पुलिस वाला सब कुछ लगा देता है, पुलिस वाले। हाँ, वो कोड देखता है फिर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, समझ में आई बात। पुलिस वाला जैसे पोक्सो का मामला है तो पुलिस वाला फिर आईपीसी के सेक्शन भी ठोक देता है, मतलब बीएनएस के सेक्शन भी ठोक देगा, उधर वाले भी ठोक देता है, पोक्सो वाले भी ठोक देता है, वो सब उसको जो समझ में आता है सब लगा देता है वो। इसलिए सर ये पुलिस वाला डिसाइड करना उसको यूएपी लगाना ही नहीं लगाना, इसकी जो इच्छा होती है ना वो सेक्शन ठोक देता है। ये कोड देखेगा, वो जाए कोड जाने, उनका काम जाने, हमें मतलब नहीं है। फिर वो वकील लोग आर्गुमेंट करके सर यहाँ पे और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है, वो फिर मैटर ऑफ रूटीन है। पर वो डिसाइड कौन करेगा, सवाल किसका आएगा कि भाई कौन डिसाइड करेगा, तो सवाल इसका आंसर क्या होगा, एसपी साहब, ठीक है ना। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। देखो एक्सप्लेनेशन है, सवाल बनता है इनसे। अरे कौन डिसाइड करेगा टेररिस्ट एक्ट में कि यूएपी लगाना ही नहीं लगाना, एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। बड़े अच्छा हेडिंग डाल लीजिए एक कॉपी के ऊपर, ऑफ हर्ट, उपहति के विषय में। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है सर, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। कल 9 बजे पेपर है आप लोगों का, ऑल द बेस्ट। देखिए वो समय लीजिए पेपर को सोल्व करने में। अगर आपने वही कैजुअल अप्रोच अपनाया ना कि 1 घंटे में उठ जाएंगे, 1.5-1.25 घंटे में खट गोले भर के बगे, पेपर इतने भी फालतू नहीं होता कि यार 1 घंटे में आदमी कर डाले, वो भी क्लास में आके। ऑफ हर्ट, उपपत्ति के विषय में ना, इसमें लिखिए, हर्ट में लिखिए, whoever causes, point number A, bodily pain, whoever causes bodily pain और infirmity, जो कोई भी व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, पॉइंट नंबर ए शारीरिक पीड़ा, पॉइंट नंबर बी रोग या अंग शैथिल्य और अरे यहाँ डिजीज आएगा, क्या आएगा, डिजीज। तुमने पहले लिख लिया तो कोई बात नहीं, सब चलता है। तीनों एलिमेंट में ऊपर नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। whoever causes bodily pain, disease और infirmity, जो कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, पॉइंट नंबर ए, दूसरा रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, पैराग्राफ में लिखना, कारित करता है, उसे उपपत्ति कहा जाता है, उसे उपपत्ति कहा जाएगा। पैराग्राफ में लिखिए, टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट, टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट, टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट, टू एनी पर्सन इट सेड टू कॉज हर्ट, सेड टू कॉज हर्ट। हर्ट में सर 3 चीजें होती है सर, अब तीनों चीजें समझ लीजिए। बॉडीली पेन मतलब होता है शारीरिक पीड़ा, थप्पड़ मारी किसी को कान के नीचे तो उसको जो शारीरिक पीड़ा हुई ना, थोड़ी सी देर तो दर्द होगा ही ना सर, थोड़ा सा पत्थर का थोड़ी ना है, थोड़ा सा दर्द होगा ना सर, बॉडीली पेन। मैं भी हथियार में क्लास में लिया आता हूँ छड़ी, तुम्हें स्कूल का नॉस्टैल्जिक फील कराऊं थोड़ा सा, छड़ी, नीम की छड़ी। डिजीज मतलब अब उसकी वजह से बीमार हो गए सर, ठीक है ना, मतलब इसी चीज आपको रोग हो गया सर, समझ नहीं, वो भी क्या एक तरह से
हर्ट ही है। ठीक है, जैसे बदन दर्द हुआ, आपको पीटा था, क्योंकि पूरी बॉडी में सीवियर पेन हुआ और दर्द की वजह से आपको बुखार आ गया। दर्द की वजह से बुखार आ जाता है ना सर, सबको पता क्यों है सर? इन्फर्मिटी अंग शैथिल्य है। अंग शैथिल्य इन्फर्मिटी का मतलब होता है कि जो अंग है आपका वो काम नहीं कर रहा है, मतलब उंगली टूटी नहीं है लेकिन ये उंगली हिल नहीं रही है, या फिर ऐसी है, अंग शैथिल्य हो गया आपको। असल में हर्ट, हर्ट पनिशेबल नहीं है सर, मतलब हर्ट पनिशेबल नहीं है। ये तब तक पनिशेबल नहीं है जब तक इसके आगे वॉलेंट्री नहीं लगता। क्या नहीं लगता? स्वेच्छाया। अभी तो सिर्फ परिभाषा दे रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ हर्ट में क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिखिए, सेक्शन 115, सेक्शन 115, सेक्शन 115 लिखिए प्लीज। ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति। अरे ये क्यों किया इन्होंने ऐसा धोखा? अरे इसे क्यों? तो हम कैसे याद करेंगे फिर? क्या सही किया इतने सालों की मैंने तपस्या? ठीक है, ले लिखो 115 यार, लिखिए 115 लिखिए। ठीक है, साथ सारे लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, बात नहीं। लिखिए इसमें, इधर लिखिए मेंथ्रिया, इधर लिखिए एक्टस, एक्टस रियस, रियस। हाँ 115 में लिखवा रहा हूँ। इधर लिखिए whoever intentionally, whoever intentionally, whoever intentionally or knowingly, intentionally or knowingly, whoever intentionally or knowingly, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति आशय या ज्ञान के साथ, जो कोई भी व्यक्ति आशय या ज्ञान के साथ, आशय या ज्ञान के साथ, इधर लिखिए causes hurt is considered as, causes hurt is considered as voluntary causing grievous hurt, voluntary causing hurt, causes hurt is known as voluntary causing hurt के साथ उपपत्ति कारित करे, उपपत्ति कारित करे, कारित करे तो स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना कहा जाएगा। स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना कहा जाएगा, स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना कहा जाएगा, स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना कहा जाएगा। मुझे बताइए वॉलंटरी की डेफिनेशन कहां दी हुई है? स्वेच्छाया की परिभाषा कहां लिखाई थी? अब कहां थी? हमने कहां थी वॉलंटरी की डेफिनेशन? बताइए मुझे, बताइए वॉलंटरी की डेफिनेशन कहां थी? देखिए बताइए मुझे, कहां थी वॉलंटरी की परिभाषा? 33 में वॉलंटरी की डेफिनेशन। अब 33 में ये दो शब्द ढूंढिए एक बार, ये सेक्शन 33 है सर। हाँ अरे सर 233 यार, अरे 233 यार, 233, ये दो शब्द ढूंढिए आप, 233 में, 233 में आप ये दो शब्द ढूंढेंगे। 233 में आपको ये दो शब्द दिखाई दे रहे, इंटेंशन एंड नॉलेज। तो वॉलेंट्री जब तक नहीं होगा तब तक हर्ट पनिशेबल नहीं होगा। भले से आपने लिख दिया कि वॉलेंट्री कोजिंग हर्ट, स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना, ये स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना भी, स्वेच्छाया उपपत्ति कारित करना तब तक, देखिए जब तक ये शब्द नहीं जुड़ेगा ना इसके आगे स्वेच्छाया, वॉलेंटरली, तब तक नहीं होगा। और जो इसकी परिभाषा जो दी हुई है वो कहां दी हुई है? 233 में दी हुई है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो एलिमेंट है ना सर वो रिपीट कर रहे हैं खुद को। अब समझ में आ रही है? पनिशमेंट लिखिए इसका, अरे पनिशमेंट लिखिए, सजा कितनी सजा है इसमें, सीधे सीधे लिख लीजिए। हाँ इसके पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 1 वर्ष का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों, या दोनों। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
दिस पनिशमेंट डज नॉट अप्लाई अपॉन सेक्शन 122, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई अपॉन सेक्शन 122। ये धारा 122 पर लागू नहीं होगा, ये धारा 122 पर लागू नहीं होगा, ठीक है सर। क्योंकि 122 क्या है, प्रोवोकेशन। क्या है, प्रोवोकेशन। अगर प्रोवोकेशन कहीं से मिला है आपको, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारी और आपने पलट के भी एक थप्पड़ दे दी उसको, तो आपने प्रोवोकेशन थप्पड़ मारी ना, उसकी सजा कितनी है, 1 महीना। अरे उसकी सजा कितनी है, 1 महीना। 122 में जाकर देख लीजिए, जिसने जिसने प्राइवेट डिफेंस थप्पड़ मारी है, आपने भाई सामने से एक थप्पड़ पड़ा, आपने भी 2 थप्पड़ घुमा के दिए, तो 1 महीने की सजा है फिर उसमें। हर आदमी क्या चाहता है सर, जैसे पहले जो सेक्शन था ना, ये था 335। कौन सा सेक्शन था ये, अरे पुराने टाइम इसको 335 कहते थे हम। तो हम क्या करते थे कोर्ट में, इस सजा को, इसको मुझे जो सजा मिल रही है, इसको हम चाहते थे 335 में कन्वर्ट करना, कि हमने जो मारा है वो प्रोवोकेशन में मारा है, क्योंकि उसमें सजा बिल्कुल खत्म हो जाती है। समझ में आई ना, कि प्रकोपन पे आपने किया है वो काम, तो इसलिए स्टार लगा के लिख देना नीचे, 122 पर ही लागू नहीं होगा, ठीक है, लिख दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हो यार, शकल से ही बहुत समझदार। ठीक है सर, 116 ग्रीवियस हर्ट। देखिए सर, अरे वो कौन सी मूवी थी, दंगल थी ना, दंगल, कौन सी मूवी थी, दंगल थी ना, अरे दंगल। अरे दंगल मूवी में एक डायलॉग है, उसमें डायलॉग है कि भाई गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल हो, छोरा जीते या छोरी, ये बोलता है ना वो। वैसे सर, पेन तो पेन होता है, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो, भाई हर्ट तो हर्ट होता है, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो या सिंपल हर्ट हो। लेकिन जब 8 प्रकार का हर्ट मिलेगा, जब 8 प्रकार का हर्ट मिलेगा, तो वो बन जाएगा ग्रीवियस हर्ट। देखो ऐसा है कि स्पेसिफिकली 8 प्रकार का अगर आपको किसी ने हर्ट दिया, मतलब 8 प्रकार का विशेष उपहति आपको दिए, तो वो क्या बन जाएगी, ग्रीवियस हर्ट, वो घोर उपहति बन जाएगी। अरे सर थप्पड़ मारी थी लेकिन उसमें दांत टूट गया, वो ग्रीवियस हर्ट हो गया है फिर, ठीक है ना। डंडे चल रहे थे उधर से भी इधर से भी, आपने डंडा मारा पांव पर, उसकी हड्डी बेचारी की कैल्शियम कमजोर था, तो वही हड्डी चढ़क गई उसकी, या ऐसे हाथ से उसने पकड़ा तो 2 उंगलियां फिचक गई पीछे, हड्डी टूट गई सर। तो हर्ट का एक एक्सटेंडेड रूप क्या है, ग्रीवियस हर्ट, पर वो भी होता हर्ट हर्ट से ही है। मतलब जब कभी भी हर्ट को आप विस्तार कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रीवियस हर्ट। तो वही बात है कि भाई हर्ट तो हर्ट हुआ है, चाहे ग्रीवियस हर्ट हो या हर्ट, समझ में आई बात। हर्ट का ही एक दूसरा विस्तृत रूप क्या है, तो इसमें लिखिए एक लाइन, 116 में लिखेंगे प्लीज अपन। देर आर 8 टाइप्स ऑफ हर्ट, देर आर 8 टाइप्स ऑफ हर्ट, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के उपहति को, 8 प्रकार के उपहति को, 8 प्रकार के उपहति को घोर उपहति के नाम से जाना गया है। 8 प्रकार की उपहति को घोर उपहति के नाम से जाना गया है। 8 टाइप ऑफ हर्ट are designated as grievous hurt, are designated as grievous hurts। फर्स्ट, पहला लिखिए, पहला सर इसको ऐसे लिखना है, एग्जाम में जब सवाल आता है ना, फिर एग्जाम में सवाल आता है, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहला, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट लिखिए इमस्कुलेशन, तरीका ये होता है लिखने का, ऐसे नहीं पहला। अरे यार तुमको बता दे रहा हूं मैं, लिखो ना, तुमको जो पूछने का है जैसे क्या उससे करो बस, अपना उतना मत लगाया करो, जितना का है उतना लिखो बस, बाकियों से बेहतर दिखाना है कॉपी को। तो अगर तुमको जैसे नॉर्मल लिखना तो लिखो ना, फिर ABCD करके लिखो, दूसरों से बेहतर कैसे बनाई जाती है, छोटी छोटी बातें होती है, ध्यान रखनी होती है। देखिए पहला इमस्कुलेशन, पुंसत्व हरण, पुंसत्व हरण, ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है क्या होता है, सब समझदार हो। सेकंड
Second, permanent privation of the sight of either eye. Permanent privation of the sight of either eye. Permanent privation of the sight of the either eye. दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी क्षति. दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि की स्थायी क्षति. दोनों में से किसी नेत्र की क्षति की स्थायी क्षति. तीसरा, थर्ड, permanent privation of the hearing of either ear. Permanent privation of the hearing of either ear. दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति. दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति की स्थायी क्षति. दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति की स्थायी क्षति. ये प्राइवेशन जो लिख रहे हैं ना अपन, प्राइवेशन मतलब होता है क्षति, डैमेज. परमानेंट डैमेज होना चाहिए सर, कान भी और आंख भी. समझ में आई बात? कान और आंख परमानेंट डैमेज होना चाहिए. थर्ड, फोर्थ पॉइंट लिखिए. चौथा, फोर्थ, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. किसी अंग या जोड़ का विच्छेद. किसी अंग या जोड़ का विच्छेद. प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. किसी अंग या जोड़ का विच्छेद. सर ये जो ये ना यहाँ पे ये कोनी देखो, कोनी अरे एक बार तो देखो यार, ये कोनी ना, कोनी कटोरी है यहाँ पे. वो एक भगवान ने ऐसा सिस्टम दिया है, लॉक सिस्टम, जो दोनों चीजें टिकी हुई है. ये कटोरी ना, कटोरी, उसे घुटने में घुटना फंसा हुआ है, बस ऐसे 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 होता है, ठीक है ना. और ये हिल जाए ना अगर, तो सही नहीं हो पाएगा. समझ में आई बात? ये फिर दुखी देगा साल भर, जिंदगी भर. समझ में बात? ये तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? जॉइंट. और मेंबर मतलब अंग. अंग मतलब कोई भी अंग हो सकता है सर. शारीरिक अंग से आप कार्य करते हैं. उंगली कट गई, उंगली कट गई, कट के अलग हो गई, गिर गई, पड़ गई रोड पे. समझ में बात? उसने चक्कू चलाया था, ऐसे चक्कू घुमा रहा था, तलवार चला रहा था, तुमने उंगली लगा दी. तुम थे कि कटती नहीं कटती, धारे नहीं है तेरी तलवार में. पांचवा, फिफ्थ, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट impairing of the power of any member or joint. Destruction or permanent impairing of the power of any member or joint. किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास. सर ऐसा था कि उसके पाँव में मारी थी और पाँव की ऐसी नस दब गई, अब जो पाँव है वो मुड़ नहीं पाता, पाँव से चला नहीं जाता. हाथ है जो ऐसे नहीं हो पाता. बात समझ में आई सर? छठा लिखेंगे, सिक्स्थ, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस. परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस. सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण. सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण. अरे ब्लेड लगा दी, चेहरा बिगड़ गया ना हमेशा के लिए. मुंह में ऐसे ब्लेड घुमा रहा था मैं, ले स्थायी विद्रूपीकरण हो गया ना ये. अरे मेरे नहीं बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई. वो यार ऐसे हो जाता है. चलो आगे लिखो. प्लीज. सातवां लिखिए. सातवां करके सेवंथ करके पूरा लिखना, ठीक है ना. उसमें लिखिए, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ. फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ. अस्थि या दांत का भंग या विसंधान. अस्थि या दांत का भंग या विसंधान. आठवां लिखिए, एट्थ लिखिए. एट्थ में पहला पॉइंट लिखना. एट्थ में 3 पॉइंट है. अरे 7 पॉइंट तो सभी लिख देते हैं, ये 8वां पॉइंट में सब घपलेबाजी करते हैं, ठीक है ना. ये 8वां जो पॉइंट है इसको अच्छे से लिखना. 8 को अच्छे से लिखिएगा प्लीज. पॉइंट नंबर 1, प्लीज पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें. एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ. एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ. कोई उपति जो जीवन को संकटापन्न करती है. कोई उपति जो जीवन को संकटापन्न करती है. कोई उपति जो जीवन को संकटापन्न करती है.
सेकंड, जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। पहले 20 था, पहले कितना था ये, अब ये 15 कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। लिखिए, विच causes the sufferer 15 days in severe body pain, 15 days in severe body pain, 15 days in severe body pain। तीसरा लिखिए प्लीज, तीसरा लिखिए प्लीज। The person unable to follow his ordinary pursuits, the person unable to follow his ordinary pursuits, व्यक्ति अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, करने में असमर्थ रहता है। कल इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को, है ना। मैं कुछ केस तो लिखवाऊंगा इसमें आपको, हर एक टॉपिक और पॉइंट के ऊपर कुछ केस तो लिखवाऊंगा, ठीक है सर। ये एग्जाम में आता है 4 नंबर का, आरजीएस में आता है कितने नंबर का, 4 नंबर का। एक पीडीएफ भेजा था मैंने आपको डिफरेंसेस का, आईपीसी के डिफरेंसेस, वही किसको जाएंगे अब, बीएनएस के डिफरेंसेस। मिला वो पीडीएफ डिफरेंसेस वाला, अरे मिला नहीं मिला, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।